हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। इससे पहले हमने संधारित्रों समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक और गोलीय प्लेट संधारित्र का व्यंजक हमने पढ़ा था। तो प्लीज यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो उस वीडियो को जाके देख लें, तभी ये आपकी समझ में आएगा। और संधारित्र क्या है इसका सिद्धांत भी हमने पिछले लेक्चर में समझाया था। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों का संयोजन। हम संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, संधारित्रों को संयोजित करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि हमें किसी भी चालक की धारिता क्या करना है, घटाना है या बढ़ाना है। ठीक है ना। जब हमें धारिता को घटाना हो या बढ़ाना हो तब हम क्या करते हैं, अनेक संधारित्रों को जोड़ते हैं या क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पढ़ा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक बिल्कुल वैसा ही संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो इन दोनों चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं हम कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है क्या। देखिए, बीच के बीच बन गए, यहां से बना।
ठीक है, चेक करो चेक करो। सही है। इसमें हमने क्या किया कि 3 संधारित्र ले ले। कितने ले लिए? 3। ठीक है, जिनकी धारिताएं पहले की है C1, दूसरे की C2 और तीसरे की क्या है? C3। और जो ए बी क्या है? इन संधारित्रों की दो प्लेटें हैं। पहले संधारित्र की प्लेट ए बी है, दूसरे की ए बी है, तीसरे की क्या है? ए बी है। ठीक है, हमने क्या किया? इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और श्रेणी क्रम में जोड़ के पहले संधारित्र को क्या किया? प्लस क्यू आवेश दे दिया और लास्ट वाले संधारित्र का क्या किया? हमने पृथ्वी से क्या कर दिया? संबंध कर दिया या जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको यह कहलाता है इसका श्रेणी क्रम संयोजन। किसका कहलाता है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी तुल्य धारिता के लिए क्या करिए? व्यंजक निगमित कीजिए, ऐसा पेपर में आ सकता है। या फिर ऐसे कहेंगे कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए क्या कीजिए? व्यंजक निगमित कीजिए। तो आपको करना क्या है? देखिए, हमने किया क्या है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, किसमें? भाषा ध्यान से सुनना, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहला संधारित्र ना जी, इसकी कितनी प्लेटें हैं? 2। एक तो पहली ए है और दूसरी क्या है? बी है। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा कि नहीं? देखो, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, कॉमा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला हमने? एक बार फिर सुनो कि पहले संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, काय में? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या लिखना है फिर? और अब लिखना है पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है, अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध जो है पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, या इस संयोजन को, या संधारित्रों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चीज समझ में आ रही का नहीं? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 3 ही संधारित्र जोड़ो, कई संधारित्र जोड़ सकते हैं। 10, 20, 100, 1000 जितने भी संधारित्र जोड़ना हो उतने अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा जोड़ोगे उतने ही ज्यादा धारिता का मान घटेगा और बढ़ेगा। अब घटेगा कब और बढ़ेगा कब, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। अभी हम बोल भी दें अगर कि इसमें घटता है इसमें बढ़ता है, तो क्या आप मान जाओगे हमारी बात? नहीं मानोगे। खुद आप देखोगे, खुद प्रैक्टिकल करोगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो बताइए क्या संधारित्रों का श्रेणी क्रम समझ में आया? ध्यान रहेगा। अब ऐसा नहीं कि पहली दूसरी के चक्कर में तुम भूल जाओ, सोल्टो जीरो लिखे जाओ। बोले चित्र से स्पष्ट है, देखो किसकी प्लेट किससे जुड़ी। ठीक है, एक बार लास्ट बार फिर से सुन लीजिए बेटा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, कोमा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कई संधारित्र भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर लिखना है पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और अंतिम संधारित्र की
और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखना है आपको व्यंजक, क्योंकि इसकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या, व्यंजक। अब देखिए व्यंजक में होता क्या है कि मान लो कि हमने 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े। मान लो कितने संधारित्र जोड़े हमने श्रेणी क्रम में? 3 संधारित्र, जिनकी धारिता क्या है, पहले की C1, दूसरे की C2 और तीसरे की क्या है, C3, जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है, C1, C2, C3। माना कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। अब हम क्या करते हैं, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को Q आवेश प्लस Q आवेश दिया जाता है ना, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्रत्येक संधारित्र, देखो 1 2 3 जितने भी जुड़े सबके अलग अलग, प्रत्येक माने हर एक की, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। किसकी? दूसरी, क्योंकि आपने पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया ना, तो इसमें पहले में प्लस ही रहेगा, इसकी पहली में प्लस रहेगा, इसकी पहले में प्लस रहेगा। तीनों संधारित्र की पहली प्लेटों में तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि आपने क्या दिया, प्लस Q आवेश दिया है। ठीक है, लेकिन स्थिर वैद्युत प्रेरण की जो क्रिया होती है, ठीक है ना, स्थिर वैद्युत प्रेरण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को इस पर और इस पर बीबी, जितनी बी प्लेट हैं उन पर, ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर, आंतरिक माने अंदर वाले, आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर, यानी बाहर वाले तल पर क्या होता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध कहां से होता है बेटा, पृथ्वी से होता है, इसलिए जो प्रेरित धनावेश है वो कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है। प्रत्येक लिखना है, क्योंकि उसमें 3 संधारित्र, एक नहीं है 3 है, तो आपको प्रत्येक लिखना है कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना फिर सुनो। अब देखिएगा तो इनके जो विभव है वो क्या है, V1 है, V2 है और V3 है। अलग अलग विभव होंगे ना, क्योंकि काय में जुड़े हैं जे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभव का मान कैसा होता है, विभव का मान अलग अलग होता है, और आवेश का मान कैसा होता है, समान। जी आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का मान कैसा होता है, अलग अलग, ठीक है, और आवेश का मान कैसा होता है, समान। क्योंकि देखना आपने यहाँ प्लस Q आवेश दिया तो प्रत्येक संधारित्र में समान रूप से बट गया कि नहीं। अब जो विभव है तो विभव समान नहीं होगा, विभव इसलिए समान नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कहीं आवेश ज्यादा चला गया हो और कहीं आवेश कम चला गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। हर संधारित्र की क्या होती है, लिमिट होती है, कहीं पे ज्यादा हो गया हो, कहीं पे कम आवेश हो गया हो, तो जो विभव उत्पन्न होंगे वो विभव भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन आवेश का मान अलग नहीं होगा, क्योंकि आवेश तो देखो एक ही क्रम में है ना जी, तो यहाँ से आवेश दोगे तो उसको तो सीधा जाना है, सब जगह सीधी एक लाइन में जाना है, उसको रास्ता तो बदलने नहीं है, आवेश को यहाँ से रास्ता थोड़ी बदलना। लेकिन जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश क्या करेगा, अपना रास्ता बदल देगा, बटके जाएगा, वो कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ उसमें ऐसे बटके जाता है, वितरित हो, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश का मान तो समान रहेगा, लेकिन विभव का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग। पहले संधारित्र का विभव हमने V1 मान लिया, दूसरे संधारित्र का क्या मान लिया, V2, और माना तीसरे संधारित्र का क्या है, V3। ठीक, अब बताइए, तो इतनी भाषा समझ में आई कि एक बार और दोहराएं, आ गई ना, ठीक है, अच्छे से सुना करें, एक बार और देखो। हमारा मतलब यह है कि आपको यही के यही याद हो जाना चाहिए, ठीक है, बाद में सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बार बार दोहराते हैं। देखो, माना कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है
तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाहरी तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि अंतिम प्लेट की चूंकि प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसका संबंध कहां से होता है? पृथ्वी से होता है। इसलिए प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर ऋणावेश शेष बचता है। ठीक है, मतलब कैसे भी बोल लो, भाषा बिल्कुल एक जैसी थोड़ी, सब थोड़ी ध्यान रखना, कछु भी आगे पीछे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास तो लिखा है उसी में से लिखना, तो समझ में तो आ गया। अब फिर लिखना है यदि तीनों संधारित्रों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2, V3 हो तो। समझ में आ रही? क्योंकि तीन संधारित्र है ना, तो पहले के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? V1। दूसरे संधारित्र के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? V2। ऐसे ही तीसरे संधारित्र के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? V3। तो यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? नीचे से लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, यदि तीनों संधारित्रों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2, V3 हो तो परिणामी विभवांतर। ठीक है ना, तो संधारित्रों का परिणामी विभवांतर। तो परिणामी मतलब क्या होता है? सभी का जोड़। परिणामी का मतलब क्या होता है? सबका योग, या कुल कह दो या परिणामी कह दो। तो परिणामी विभवांतर कितना आएगा? V बराबर, परिणामी विभवांतर आएगा V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस क्या आएगा? यानी तीनों को क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तीनों को आपको जोड़ देना है। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे? 21 नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल है। अब क्या करना है कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। चूंकि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होता है कि नहीं? तो इसके हिसाब से, ठीक है ना, इसी के हिसाब से अगर हम V का मान निकालें, किसका मान निकालें? V का, तो V को पहुंचाओ इधर और C को पहुंचाओ इधर। ठीक है ना, तो V बराबर कितना आएगा? Q अपॉन C। होगा कि नहीं? V बराबर कितना होगा बेटा? Q अपॉन C। अब चीज समझ में आ गई कि हमें किसका मान चाहिए? V का। तो V बराबर हम क्या निकाल सकते हैं? Q अपॉन C निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? V1 V2 V3 और इधर क्या है? C1 C2 C3। यानी हमें क्या करना है? प्रत्येक संधारित्र के लिए धारिता का मान निकालना है। प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या निकालना है? धारिता का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले संधारित्र के लिए, किसके लिए? फर्स्ट हो संधारित्र के लिए, किसके लिए? पहले संधारित्र के लिए। पहले संधारित्र के लिए विभव क्या बन जाएगा? पहले संधारित्र का विभव क्या है? V1 है, तो V के स्थान पे क्या आएगा? V1 बराबर Q तो जो का नाम रहेगा वो अपॉन C के लाने क्या बन जाएगा? C1 बनेगा कि नहीं? पहले संधारित्र के लाने विभव V1 होगा और धारिता क्या होगी? C1 होगी, क्योंकि चित्र में भी देख रहे हैं ना आप, V1 V2 V3 और C1 C2 C3। आवेश देखा कभी आपने कि Q1 Q2 Q3 है कहीं पे? नहीं है ना, तो आवेश तो Q लेके चलना है। अलग अलग संधारित्र के लाने धारिता का विभव का मान निकालना है। किसका निकालना है? विभव का। तो पहला संधारित्र के लिए हमने विभव का मान निकाला, तो V1 बराबर कितना आया? Q अपॉन C1। ठीक है ना, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए, सेकेंड संधारित्र के लिए, दूसरे के लिए क्या है विभव? V2। तो V2 बराबर क्या आएगा? Q अपॉन धारिता का है C2, है कि नहीं? इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए, काय के लिए? इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए विभव कितना होगा? V3 बराबर Q अपॉन और धारिता कितनी होगी? C3।
आई समझ में कि नहीं आई? तो देखिए पहले संधारित्र के लिए विभव निकाल लिया, दूसरे संधारित्र के लिए विभव निकाल लिया और तीसरे संधारित्र के लिए विभव का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब देखो V1 V2 V3 जो है उन सभी के मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। ठीक है, मान रखो भैया समीकरण 1 से, मतलब V1 V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, V बराबर है समीकरण 1 में। अब फिर क्या है, V1 है तो V1 का मान क्या निकाला हमने, Q/C1 प्लस V2 का मान क्या निकाला हमने, Q/C2 प्लस V3 का मान क्या निकाला हमने, Q/C3। इतनी मान निकाले थे कि नहीं, रख दिए। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि V बराबर क्या निकलता है, Q/C, हमने ऊपर ही बता दिया था। तो V के स्थान पर क्या रख दो, Q/C बराबर, V के स्थान पे Q/C रख दिया। अच्छा यहां से देखिए Q Q Q क्या रहा है, कॉमन, तो Q को क्या कर लो, कॉमन ले लो। जब Q को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/C1 और प्लस कितना होगा 1/C2 और प्लस कितना होगा 1/C3, क्योंकि ऊपर से Q का निकल गया कॉमन। तो देखिएगा Q से Q क्या हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 1/C बराबर, इधर क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस इधर क्या बचा 1/C3। तो यही क्या है बेटा, यही संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का क्या है, अभीष्ट व्यंजक, यही है व्यंजक। अब देखिएगा इसके लिए रिजल्ट में हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या परिणाम मिला, हमें यह परिणाम मिला कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, कौन सा संयोजन है ये, श्रेणी क्रम। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1 के बटे, जिसको पता नहीं हो अब भी सुन लो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1 के बटे। जैसे आपको किसी ने कहा कि एक कोई संख्या है x, अब x का व्युत्क्रम बताओ क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा, समझ में आ रही। अब जब 1/x आया कैसे, क्योंकि x के बटे हम क्या लिख सकते हैं 1, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको पलट दो उल्टा सीधा, मतलब हर का ऊपर कर दो, हर को अंश में ले जाओ, अंश को कहाँ ले जाओ, हर में। तो अब अंश हर आपका 1 हो गया तो वो अंश में चला जाएगा, तो अंश x हो गया तो वो काय में आएगा, हर में आएगा, तो ये व्युत्क्रम हो गया, ठीक है ना। तो 1/C क्या है, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, क्लियर। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ठीक है ना, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उसमें जुड़े प्रत्येक संधारित्रों के, उसमें जुड़े प्रत्येक संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। चीजें क्लियर भाई, यानी जे मतलब जे है तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, क्या है जे, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, और जो जे है तीन अलग अलग, जे अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम का क्या है, योग है, तभी तो प्लस लगा है, समझ में आ रही। तो संधारित्र, तो इसमें आप रिजल्ट लिख सकते हो कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उसमें जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, क्लियर। तो जी आप रिजल्ट यहाँ पे इतना लिख सकते हो। बताइए क्या आपको समझ में आया कुछ है? इसको कभी, जिसको कभी कोई यदि अभी डाउट हो, अगर अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो हमसे, अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा बोर्ड पे, बोलो सबको आगो, तुम्हें सब पूछना है कुछ, आशीष पूछना है, आओ समझ। अंजलि तुम्हें क्या, अच्छा हमने सोचा समझ में नहीं आया। पूजा ज्योति, पूजा है आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये डेरिवेशन जो है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये समझ में आ गया होगा। तो यदि अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन,
ठीक है, कैसे किया जाता है इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिर हम दोनों में बताएंगे कि दोनों का संयोजन क्यों किया जाता है, किसमें धारिता अधिक होती है और किसमें धारिता कम होती है, वो अगले टॉपिक में समांतर क्रम संयोजन करा के फिर हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और हाँ, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अन्य बच्चों से करवाएं, तो घर बैठे बढ़िया फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।